फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है ये, ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिखो इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ए इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ए इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड लिखो, जो हाइट का फॉर्मूला होता है जिसको हम एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, एच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। t क्या होती है, t टेंशन होती है। थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बेटे, एसेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने ये सारा पार्ट ना हमने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा है, अब हम फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। और इस संडे को 10:30 तुम्हारा जो सॉलिड्स का पेपर होगा, 1 घंटे का। सॉलिड्स का चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, हमने रिवाइज भी किया हुआ है, सिर्फ सॉलिड्स डाल रहा हूँ, अच्छे से पेपर देना अपना। 10:30 to 11:30 सॉलिड्स का पेपर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अब देखो, लिखो फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब है फ्लूइड इन मोशन। लिखो, इसका मतलब है फ्लूइड, लिख लो साथ साथ, फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे वो है मेरे पास पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। पास्कल पता है क्या कहता है, कहता है कि फ्लूइड की वजह से प्रेशर ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी डायरेक्शन में, वो इक्वल प्रेशर लगता है। जैसे कि तुम्हारे पास इस कमरे में हवा भरी हुई है, तो वो जो हवा है वो सारी की सारी वॉल्स में इक्वली प्रेशर लगा रही होगी। पास्कल्स लॉ में लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे ये इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज एक टम्बलर लिया और ये यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया, फिर ये इस तरीके से पिस्टन लगाया, फिर ऐसे लगा दिया पिस्टन। अच्छा, यहाँ पे भी ना ये मूवेबल पिस्टन है, ये साथ साथ बना लो, मूवेबल पिस्टन है। अच्छा, इसके अंदर क्या फिल होता है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है सारा, ये सारा का सारा लिक्विड फिल है। जाहिर सी बात है कि ये जो लिक्विड है इन पिस्टन्स को बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, ये पिस्टन्स जो कि मूवेबल पिस्टन्स हैं इनको बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, मान लो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, इसका ए, इसका हमारे पास 2a, और इसका भी हमारे पास a है, और इसका मैंने कर दिया a/2, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया। तो बेटे जो इस पिस्टन को रोकने के लिए जो फोर्स लग रही होती है ना, वो फोर्स है मेरे पास कितनी, F, कैपिटल F। अच्छा, इस पिस्टन को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी वो मेरे पास है 2F, और इस पिस्टन को रोकने के लिए जो फोर्स लग रही है वो है मेरे पास F/2, और यहाँ पे इसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रही है वो कितनी है मेरे पास, F। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर निकालूँ, मुझे पता है प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होती है ना प्रेशर की वैल्यू। क्या होती है प्रेशर की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट एरिया।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, F/2 अपॉन A/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, F/A। और यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे भी प्रेशर की वैल्यू आएगी, प्रेशर इज इक्वल टू 2F अपॉन 2A। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, F/A। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर है, F/A। यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे भी प्रेशर कितना है, F/A। और इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है, F/A। So that means pressure is equal in all the directions. That means the pressure is equally distributed in all the directions. So this is Pascal's law. Pascal ये कहता है कि जो फ्लूइड है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है इक्वली। फ्लूइड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, करो नोट। डायग्राम बना लो, इसका डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, समझ आ गया, कुछ भी ये सिंपल है बड़ा, कि फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑल दी fluid exerts equal pressure in all the directions। लिख लिया सभी ने, ये डायग्राम भी बना लिया। चलो देखना आगे, चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा सभी जल्दी जल्दी करेंगे। और ये जो संडे का पेपर लेके देना ना बेटे, उसमें प्रॉपर शीट्स अपना स्टेपलर होना चाहिए, अच्छे से पेपर देना है वो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पास्कल्स लॉ के बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बेटे दो तरीके का होता है। एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। और सेकंड जो प्रेशर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एक हो गया गॉज प्रेशर और एक हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज प्रेशर को हम Pg के साथ डिनोट करते हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर को हम Pa के साथ डिनोट करते हैं। अब होता क्या है ये, ध्यान से सुनो। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है मेरे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो सभी को पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अच्छा, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा, क्षितिज प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है लेकिन हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं अपने ब्लड की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो इतने ज़्यादा प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो हम अपने ब्लड की वजह से, क्योंकि ब्लड का अलग प्रेशर है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसका तुम्हें पता है ब्लड प्रेशर 80/120 होता है, लो वाली वैल्यू 80 होती है, ऊपर वाली वैल्यू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, पता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं गॉज प्रेशर की बात करूँ बेटे, गॉज प्रेशर ना किसी चीज़ की वजह से होता है। जैसे मान लो अगर मैं गैस को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये सिर्फ गैस की वजह से होगा। मान लो मैं किसी फ्लूइड को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये सिर्फ फ्लूइड की वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रेशर होता है ना बेटे, वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर होता है, उसमें गॉज प्रेशर भी होता है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई भी कंटेनर है और ये लिक्विड है, इसकी बॉटम सरफेस पे ये जो लिक्विड है ये प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा, बाहर ऊपर ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, नीचे की तरफ वो क्या है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्लस इसका जो प्रेशर बढ़ रहा है इस लिक्विड का, मान लो वो प्रेशर P1 है, तो जो टोटल प्रेशर होगा बॉटम पे वो कितना होगा, P1 प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये तुमको पता है कि जैसे मान लो बिस्लरी की बॉटल हो,
कोक की बॉटल हो, तुम अगर उसको होल कर दो ना बॉटम से, बॉटम मतलब बेस से नहीं करना, उसके साइड से होल कर दो और उसका ढक्कन बंद ही है, तो वो जो लिक्विड है वो स्पिल आउट नहीं करेगा। करके देखना इसको। एक खाली बॉटल लेना, उसमें पानी डालना और उस बॉटल को होल कर देना कहीं किसी भी साइड से, तो जो वाटर है वो स्पिल आउट नहीं करेगा। वाटर तब स्पिल आउट करेगा जब तुम ढक्कन खोल दोगे, क्योंकि जब तुमने ढक्कन खोल दिया तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर डालेगा और जो वाटर है वो बाहर आएगा। पहले तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। बात समझ में आ रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वाटर स्पिल आउट करता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर का पता लगा। गॉज प्रेशर जिस जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, जिस गैस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ उसी की वजह से जो प्रेशर होगा वो गॉज प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन ये आता है यार, क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रेशर्स? क्योंकि हमारे लिए कई बार प्रेशर्स को इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल इज एलपीजी सिलेंडर्स जो हमारे घरों में आते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर्स घरों में आते हैं उनका पहले से ही प्री डिटरमिन होता है कि अगर मान लो इतनी अमाउंट ऑफ एलपीजी में डाली तो इसकी वॉल पे इतना प्रेशर पड़ेगा, हीट पे इतना प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ताकि जो वॉल्स हैं उसकी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो प्रेशर को बेयर कर सकें। क्योंकि एलपीजी इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस, अगर वो हल्की सी भी लीक हुई फिर तो फायरिंग है, फिर तो फायर है, वो तो पता ही है, हैजर्ड्स होते हैं। तो कई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रेशर को हम इवेलुएट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर? लिख लो इसको। गॉज प्रेशर एक किस में होता है? मीडियम। गॉज प्रेशर मतलब एक मीडियम की वजह से होता है, चाहे वो गैस की वजह से हो चाहे लिक्विड की वजह से हो। लिखवा देता हूँ मैं, लिखो। देखो, गॉज प्रेशर इज द प्रेशर exerted gauge pressure is the pressure exerted gauge pressure is the pressure exerted due to the particular liquid or particular gas under consideration. Particular liquid and particular gas under consideration. Whereas under consideration. Whereas absolute pressure is equal to Pg gauge pressure plus atmospheric pressure. ये हो जाएगा गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है बोलो सारे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल्स ऐसा यूनिट है प्रेशर की, पास्कल्स ऐसा यूनिट है प्रेशर की। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, कर लिया इसको नोट? नेक्स्ट है मेरे पास प्रेशर एग्जर्टेड लिख लो हेडिंग, by the liquid column of height h at the bottom. लेट अस सपोज कि मैंने बीकर कंसिडर किया और इस बीकर में हम कोई भी लिक्विड कंसिडर करते हैं और इसका जो ये बॉटम का जो सरफेस एरिया ना उसको ए मान लेता हूँ मैं, ए। अच्छा, लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो स्मॉल एच है,
लिक्विड कॉलम की हाइट स्मॉल एच है। मेरे को इस बेस पे प्रेशर की वैल्यू एवेलुएट करनी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लो ये जो लिक्विड कॉलम है इसका जो मास है वो स्मॉल एम है, तो ये लिक्विड कॉलम तो वेट एक्सर्ट कर रहा होगा ना इसके ऊपर। तो अगर वेट एक्सर्ट कर रहा होगा तो एफ़ की वैल्यू कितनी है? एफ़ की वैल्यू कितनी है? एम जी अपॉन क्या होगा? ए। ये आ गया पी। पी इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए। तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल टू एम इंटू जी अपॉन ए। मास क्या होता है? एक माता वैष्णो देवी सिखाया था, मास क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मास इज व्हाट? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, मान लो डेंसिटी लिक्विड के रो है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इनटू जी आ गया अपॉन ए। अच्छा, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ इट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? एच। तो वो तो हाइट ही आ गई इसकी, ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन क्या? ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। पी इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। प्रेशर की वैल्यू आ गई। मतलब कोई भी मेरे पास लिक्विड कॉलम है किसी भी ट्यूब में, किसी भी बॉटल में, अगर वो पड़ा हुआ है तो उसके बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एच रो जी होगा। बॉटम पे जो प्रेशर होगा पी इज इक्वल टू एच रो जी। एच क्या है? एच क्या है? हाइट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। रो क्या है? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी में ना जैसे हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी पता होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है ना मेरे को, तो ये मेरे को करना पड़ेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है ये। और मरकरी जो होता है, मरकरी, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 टाइम्स होती है। 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। या फिर ये हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना हमको। पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी, सिर्फ दो ही फ्लूइड्स हैं जिनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, पानी और मरकरी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सभी बोला करो, पता है क्लास में रेंडी बैठ के बोलने से तुम्हें लर्न हो जाएगा, लर्न तो करना ही पड़ेगा, तो साथ साथ इंटरेक्शन से हमारा काम हो जाएगा। पी इज इक्वल टू एच रो जी पता लग गया। ये एच हमारे पास क्या है? हाइट है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब pressure exerted by the liquid column of height h at the bottom, exerted by the liquid column of height h at the bottom। अच्छा, अब नेक्स्ट P इज इक्वल टू एच रो जी। एच क्या है? हाइट है। रो क्या है? डेंसिटी। और जी क्या है? ग्रेविटी है। अच्छा, अब यहाँ तक नोट करो, एक मिनट, यहाँ तक सारा नोट करो, एक बारी देखो।
सोची हुई इसी की बुक चोरी करके इसी की दुकान में बेच रहा हूँ। ये राजा यार मेहरबानी देखो ये P प्रेशर कितना निकाला हमने P इक्वल टू H इंटू रो इंटू लिखो इस फॉर्मूले को लिखो 4 बार P इक्वल टू H इंटू रो इंटू G P इक्वल टू H इंटू रो इंटू G P इक्वल टू H इंटू रो इंटू G भाई प्लीज़ मेरे को ये मैं क्यों बार बार मेरे को बोलना पड़ता है क्लास में कि यहाँ कंसंट्रेट करो जेरिन यहाँ पे देखो काम को जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब तुमको आता नहीं होता फिर सेम क्लास में वही अभी बात हुई है फिर दोबारा वैसी P इक्वल टू एच रो जी पता लग गया प्रेशर P इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी अब देखो हमारे पास ना बेटे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लिखो लिखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एंजल जी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पैराडॉक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन मतलब एक कंफ्यूजन है ये इट इज़ अ पैराडॉक्स अब ध्यान से सुनो क्या है मान लो मेरे पास ना 3 कंटेनर्स हैं एक कंटेनर मैंने बनाया ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बीकर है और सेकंड कंटेनर मैंने बनाया ऐसे ध्रुव बाहर चले जाओ क्लास से और तीसरा जो मैंने बनाया ये मैंने 3 बीकर्स बना लिए मान लो ये मैंने इसके अंदर लिक्विड जो है वो पोर कर दिया और तीनों कंटेनर्स में जो लिक्विड है उसकी जो हाइट है वो सेम है एच स्मॉल एच मान लो ये कंटेनर नंबर 1 है ये कंटेनर नंबर 2 है और ये कंटेनर नंबर 3 है तो तुम्हारे हिसाब से किस में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 में 2 में कि 3 में
हाँ, 3 में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम है 1 में, तो इसलिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। और 2 में सरफेस एरिया क्योंकि ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, 3 में तो बहुत ही ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू, बेटे यही कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअली में तीनों केसेस में प्रेशर की वैल्यू सेम होएगी, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना उसका जो प्रेशर भी पढ़ के आए हो, उसका प्रेशर का रो इंटू जी, एच इंटू, ये रिलेशनशिप होता है, एच इंटू रो इंटू जी। तो अब तुम्हारी हाइट की वैल्यू सेम है, डेंसिटी तुम्हारे पास सेम है और ग्रेविटी सेम है, तो तीनों कंटेनर्स में क्या होगी, सेम प्रेशर होना चाहिए ना। लिखो पॉइंट, लिखो प्रेशर इन ऑल दी 3 कंटेनर्स, pressure in all the 3 containers at the bottom surfaces, pressure in all the 3 containers at the bottom surfaces, pressure in all the 3 containers at the bottom surfaces is same because height is same, because height is same for all the 3 containers, because height is same for all the 3 containers, and density of liquid, and density of liquid is same, and density of liquid is same for all the 3 containers. सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। समझ आया तुम्हें? इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हुई कि सर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, वो फ्लूइड्स में नहीं होता। क्लियर है? अगर कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, कोई लिख, अगर कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है बेटे जिसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर उन दो चीज़ों को कंपेयर किया तो उसमें तो प्रेशर सेम होगा। वैसे आपके पास जनरली वो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे जनरली होता है। क्लियर? पता लग गया? इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब देखो एक और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे जिसको हम बोलते हैं देखो मरकरी मैनोमीटर, मरकरी, मरकरी बैरोमीटर करते हैं पहले, मरकरी बैरोमीटर। अब मरकरी बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इवैल्यूएट करने में हमारी हेल्प करता है। देखो मरकरी बैरोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, mercury barometer it is an instrument to evaluate, mercury barometer is an instrument to evaluate the atmospheric pressure, mercury barometer is an instrument to evaluate the atmospheric pressure। ये लेट सपोज मेरे पास लिक्विड है और यहाँ पे मैंने ये कोई भी टेस्ट ट्यूब बनाई है, अब होता क्या देखो, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पड़ ही रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो फ्लूइड है, जो मरकरी है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, और इसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर तक चलेगी, 76 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने मरकरी रखा हुआ है। क्या होता है कि ड्यू टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इसके ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पे इसने मरकरी लेवल को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया, मरकरी लेवल को इंक्रीज़ कर दिया, और मरकरी लेवल अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम।
अच्छा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? एच इंटू रो इंटू जी होती है। हाइट कितनी बोली मैंने? 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी है? 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, मतलब 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल्स के इक्वल, which is equal to atmospheric pressure, which is equal to atmospheric pressure, which is atmospheric pressure. P is equal to H into rho into G. समझ आया? इसको बोलते हैं मरकरी मैनोमीटर, मरकरी बैरोमीटर। बुकलेट देना अपनी एक। बुकलेट कहाँ है तुम दोनों की? लो पीछे लिख लिया। मरकरी बैरोमीटर लिखो। मरकरी बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। लिख दिया? टू इवैल्यूएट मरकरी बैरोमीटर क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? मरकरी बैरोमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। लिखो, लिखो मैनोमीटर। मैनोमीटर जो मैनोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके से होता है, बना लो इसको। लो, ये मरकरी मैनोमीटर है। मैनोमीटर ये भी प्रेशर को इवैल्यूएट करता है। मैं सिखाता हूँ भी कैसे। यार आप इधर आओ। आयुष, इसका नोट करो।
लिखो, नोट करो। 94179 179 20252। देखो, ये जो यहाँ पे हमने लिक्विड रखा ये मरकरी है। कनिका, ये मरकरी, आप पढ़ाई पे हम ध्यान दे लेंगे क्लास में। ये मरकरी है, लिखो इसको साथ में मरकरी। यहाँ पे ऐसे लिख के कर दो मरकरी। अब मान लो तुमने ना यहाँ पे कोई गैस रखी हुई है जिसका प्रेशर तुमने इवैल्यूएट करना है। ये सारी की सारी गैस फील्ड है। लिखो गैस whose pressure is to be evaluated. Gas whose pressure is to be evaluated. Pressure is to be evaluated. Gas whose pressure is to be evaluated. Gas whose pressure is to be evaluated. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लो ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि इसकी जो हाइट है बॉटम से इन दोनों लेवल्स की जो हाइट है वो सेम है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर उसकी वैल्यू सेम होगी तो मान लो मैं P1 की बात करता हूँ। P1 की वैल्यू किसके इक्वल है, P2 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू P2 क्या है। अब यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ रहा होगा बेटे, अब ध्यान से देखना, P2 पे मैं बोल सकता हूँ एक तो तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो P2 की वैल्यू होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, प्लस साथ में क्या होगा, प्लस साथ में ये जो पूरा तुम्हारे पास मरकरी का लिक्विड है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो ये कितना प्रेशर लगाएगा साथ में, प्लस एच रो जी। तो ये कितना हो जाएगा, एच रो जी। और P1 पे तो हमारे पास है ही सिर्फ गैस की वजह से प्रेशर, तो वो जो Pg हो गया, तो ये हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। और Pa क्या है, Pa इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और H हमारे पास क्या है, H इज हाइट, रो क्या है, रो इज डेंसिटी, और G हमारे पास है ग्रेविटी। अब एक बार इधर देखो ध्यान से, ये थोड़ा तुम्हें पता नहीं लगा होगा। मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सिलेक्ट कर लिए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऐसे सिलेक्ट किए कि दोनों की जो हाइट है वो बेस से सेम है। अगर दोनों की हाइट सेम है, मरकरी का लिक्विड सेम है, मरकरी की डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर बढ़ रहा है वो गैस की वजह से बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस एच रो जी है, लिक्विड की वजह से प्रेशर। तो मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी इज इक्वल टू गॉस का प्रेशर, गैस का प्रेशर। समझ आया? जैसे कि मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है और इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, और लिक्विड की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, लिक्विड की हाइट है कितनी, स्मॉल एच, ये एच हाइट है, ठीक है।
अब अगर h हाइट है तो बॉटम पे प्रेशर कितना होगा बताओ। बॉटम पे प्रेशर होगा P, मान लो P1 बोल देते हैं उसको, P1 किसके इक्वल होगा P1? ऊपर कौन सा लग रहा है, ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पड़ ही रहा है, P एटमॉस्फेयर प्लस h रो जी। सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक तुम्हारे पास कंटेनर ओपन है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। जब तक कंटेनर ओपन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक बंद कंटेनर है, लेट अस सपोज एक बंद कंटेनर है यहाँ पे, ऐसे इसको मैंने क्लोज कंटेनर बोला। और क्लोज कंटेनर में ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे समझ नहीं आएगा। ये देखो, क्लोज कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया और इसकी जो हाइट है वो h है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेस पे प्रेशर कितना होगा बताओ। बेस पे प्रेशर कितना होगा? हाँ, बेस पे प्रेशर कितना होगा? सिर्फ एच रो जी होगा। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो बंद है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या हो गया? जीरो हो गया। लिखो एक पॉइंट, लिखो पॉइंट, लिखो if the container is the closed container, if the container is the closed container and liquid is put into that container, if the container is the closed container and liquid, if the container is the closed container and liquid is put in that container, and liquid is put in that container, then the pressure at the bottom, then the pressure at the bottom is h rho g. Then the pressure at the bottom is h rho g. H rho g. Whereas if the container is open, 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 then the pressure at the bottom is, then the pressure at the bottom is, then the pressure at bottom is atmospheric pressure plus gauge pressure. Then the pressure at bottom is atmospheric pressure plus gauge pressure. Atmospheric pressure per plus gauge pressure. क्वेश्चन नोट करो ये। अगर कोई कंटेनर हाँ प्रेशर बढ़ेगा। कम पड़ेगा लेकिन पड़ेगा।
कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। द लिक्विड शोन इन द फिगर एंड द टू आर्म्स आर मरकरी एंड वाटर। अब देखो, ये तो मेरे पास जो ब्लैक वाला पार्ट है ये मरकरी है, और यहाँ पे मेरे पास पानी है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ द मरकरी कॉलम्स इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है ये तुम्हें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड दी है हाइट एच ऑफ द वाटर कॉलम। अब देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनका जो प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। पहले मैं ए पॉइंट पे प्रेशर निकालता हूँ। ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बेटे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा, प्लस प्लस क्या होगा, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, एच है, इंटू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, इंटू क्या होगा, जी होगा। देखो इस पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर निकालना है, ए पॉइंट पे इस पे प्रेशर निकालना है, तो क्या होगा, एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो तो है ही है, प्लस साथ में ये क्या होगा, एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। समझ आया, समझना ज़रूरी है। देखो इक्वल टू, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे कितना बना है, ये खड़े खड़े हो, बाहर का आप खड़े हो। अब मुझे बी पॉइंट पे बताओ क्या होगा प्रेशर, बी पॉइंट पे प्रेशर कित पी ए प्लस, वेरी गुड, एच, रो डेंसिटी किसकी होगी, मरकरी की, शाबाश। डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू क्या होगा, जी होगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर, 0. दोनों को इक्वेट कर दो, वहाँ से एच की वैल्यू निकालो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ऐसे यूनिट्स में, वो तो करना ही होता है। दोनों को इक्वेट करके एच की वैल्यू निकालो। हाँ जी, नहीं, क्योंकि नहीं बेटे, हमने ऐसे यूनिट में आंसर कन्वर्ट करके निकालना है वैसे। सर एक बार में हमने वाटर की तो लिया डेंसिटी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे मरकरी है। और यहाँ पे देखो, इधर ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये अनन्या, देखो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी है। पहले तो इनका जो हाइट का डिफरेंस है वो सेम है, दोनों सेम लेवल पे है, तो मैंने दोनों का प्रेशर इक्वल कर दिया। हमारे पास पी ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, पी बी की इक्वल होगी। जो पी ए होता है इसका जो प्रेशर है वो कितना होगा, एच रो जी होगा, और जो पी बी है इसका भी प्रेशर कितना होगा, एच रो जी होगा। दोनों को इक्वेट कर दिया, एच की वैल्यू निकालो, करो शाबाश। तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब आपका होगा पी ए प्लस एच, एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी शुड बी इक्वल टू पी ए प्लस एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। पी ए तो पी ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो एच की वैल्यू है वो 0.2 मीटर है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻³ है। एच हमें निकालना है, जी से कैंसिल हो गया। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 13.6 इंटू
10⁻³ करो बेटे, ये 2-3 महीने हैं तुम्हारे काम करने वाले, अगर तुम चाहते हो कि अगले साल रिपीट ना हो। बताओ एच की वैल्यू। हाँ, कितना था? 2 सेंटीमीटर तो 0.02 मीटर ही हुआ। ठीक है, 0.27, हाँ 0.27 आ गया। एच की वैल्यू 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0.02 है, मतलब 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो ये आया 0.02 मीटर। जो हमारी एच की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 27 सेंटीमीटर। आया सभी का? बोलो, पता लग गया? ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, करो जी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल की डेंसिटी निकालनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पहले करते हैं। देखो, यहाँ पे ये मेरे पास ए वाला पॉइंट, देखो ध्यान से देखो, फिर मैं हो जाएगा सॉल्व, फिर तुम्हें बताने लगेगा। ये बी पॉइंट। अब मुझे बताओ, पहले तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी करना है मेरे को। प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए कितना होगा? ये एंजल बताएगी। ए पे प्रेशर कितना होगा? ए पे प्रेशर कितना होगा? हाँ, ए पे प्रेशर कितना होगा? पी ए प्लस एच रो जी। वेरी गुड, ये हो जाएगा ए पे प्रेशर होगा पी ए प्लस एच इंटू रो इंटू जी। एच की वैल्यू कितनी है? हाइट कितनी है टोटल? ये 12.3 मिलीमीटर है और ये 135। 135 प्लस 12.3 कितना हो जाएगा? 147.3। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस 147.3 मिलीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट किया इंटू 10⁻³ अच्छा, उसके बाद ऑयल है। ऑयल की डेंसिटी तो निकालनी है मेरे को, तो ये मैंने ऑयल कर दिया, इंटू जी कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मेरे को पी बी अगर मिल जाए, पी बी। पी बी कहाँ पे? ये रहा पी बी। पी बी की डेंसिटी कितनी होगी? पी बी में प्रेशर कितना होगा? बोलो, पी बी में प्रेशर सहज। पी ए प्लस, खड़े होके आंसर देते हैं बेटे। पी ए प्लस एच कितना है? एच है 135 mm। तो 135 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी कितनी है? ये वाटर है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻³ और साथ में क्या हो जाएगा? जी। बैठ जाओ, शाबाश। बस वैल्यू पुट कर देनी है, अब वैल्यू पुट कर देनी है। इट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस 135 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जी। बस इसको इक्वेट कर दो। पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू निकालो, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालो। डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालो।
कहाँ पे? (147.3 into 10⁻³ density of oil into G is equal to 135 into 10⁻³ into 10⁻³ into G. हो गया? आंसर बताओ, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना आया? समझ आया इधर एंजल कोमल? डेंसिटी ऑफ ऑयल की वैल्यू बताओ. कितनी आ रही है? 0.9. हाँ, 0.9 इंटू 10⁻³. ये देखो यहाँ से इन्होंने बताया जो डेंसिटी ऑफ ऑयल होती है वो है 0.9 इंटू 10⁻³. 10⁻³ क्या? kg पर मीटर क्यूब. ये आ गया आंसर. सो दैट वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना ज़रा. क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू मर्करी मैनोमीटर एंड बैरोमीटर. कर लिया? कर लिया बेटे. 4th. 3rd, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, इम्प्लीमेंट द सेम इन द केस ऑफ ए लिफ्ट. लिफ्ट के केस में भी हम कर देते हैं. अच्छा, अगला, कैलकुलेट द रिलेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्लूइड, ऑल्सो गिव द एनालिसिस फॉर द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर. कर लिया है ना? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लूइड, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ऑल्सो गिव द डिफरेंट यूनिट्स फॉर प्रेशर इवैल्यूएशन. लिखो डिफरेंट यूनिट्स फॉर प्रेशर इवैल्यूएशन. लिखो फर्स्ट यूनिट लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है कितनी? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स. अच्छा, एक होता है 1 बार. ये हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 बार की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल्स के इक्वल. ये अलग अलग यूनिट है प्रेशर के. ठीक है. एक होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स. ये क्वेश्चन है. ये हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 1. यूनिट्स बता दिया. अच्छा, प्रेशर के एक तो वो फंडामेंटल यूनिट तो है ही है. फंडामेंटल यूनिट क्या? प्रेशर का फंडामेंटल यूनिट है पास्कल. और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. ये 1 पास्कल की वैल्यू है. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. फोर्स पर यूनिट एरिया. समझ आ रहा है कनिका?
चलें आगे। अच्छा, पिछली बारी हमने ना ये स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो किया था, जो हमने इवेलुएट किया था। स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो वो रेनॉल्ड्स नंबर से किया था ना, याद है? देखो, देखो स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो का दूसरा नाम होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बताया था वहाँ पे कि जो स्ट्रीम लाइंस पे जो जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। वो कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, इसको स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिसाइड कौन करता है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर कितनी होती है, 0 से लेके 2000 तक, तो कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो। और दूसरा 2000 से 3000 तक हमें पता ही नहीं होता और अनस्टेबल होता है। और तीसरा कौन सा है? ग्रेटर देन 3000, वो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। एक और प्रिंसिपल कल तुमको बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनो। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं पानी के अंदर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं पानी के अंदर, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, जितना वो पानी डिस्प्लेस करता है, उसी के प्रोपोर्शनल उसकी बायन फोर्स होती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायंसी। लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लिखो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज immersed, whenever an object whenever an object is immersed in the liquid, whenever an object is immersed in liquid, the amount of water the amount of water it displaces, the amount of water it displaces is equal to the, whenever an object is immersed in liquid, the amount of water it displaces is equal to the buoyant force exerted by the liquid, और ये जो बायन फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला होता है, बायन फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू V इंटू रो इंटू जी। V होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी होता है हमारे पास ग्रेविटी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल लग रहा है ना वीरो जी? अभी हम इसको लगा के देखेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको। वीरो जी पता लग गया?
अच्छा, जो बाइंड फोर्स लगेगी, एक हमने ना प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन किए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन में तुम्हें बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो क्या होता है, क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो तो क्या होता है? सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। लिखो, लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन में, लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन। लिखो, इफ density of object is greater than density of water, if density of object is greater than density of water तो क्या होगा? object will object will object will sink। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो डेंसिटी ऑफ वाटर से तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। हाँ, क्योंकि उसके वाटर में ना, क्योंकि उसके बॉडी में वाटर जो है वो चला जाता है, बॉडी तो वैसे ही 70% वाटर है, और फिर डेथ के बाद दोबारा फिर पानी चल जाता है, इसलिए वो फ्लोट करने लग जाता है। So that is the common answer to the question that a dead body floats on water. That a dead body floats on water. Dead body floats on water because ह्यूमन बींग्स के अंदर 70% तो पानी होता है, लेकिन आफ्टर डेथ वो प्रोसेसेस सारे बंद हो जाते हैं, तो वो बॉडी जो है वो एक सिर्फ कॉर्पस होता है, तो जो पानी है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, और पानी अगर अब्जॉर्ब होता है तो वो वाटर के ऊपर ही जो है वो करती रहती है, फ्लोट करने लग जाती है। ठीक है। एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि जो आइस है, आइस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बाय आइस, ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिटेल में। बाय आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बर्फ़ में ऐसा क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी कम हो गई? बर्फ़ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस रह जाते हैं। वो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वो अननेसेसरी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो डेंसिटी क्या हो गई? इसीलिए बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और बर्फ़ की डेंसिटी अगर पानी से कम हो जाती है, दैट इज़ वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट जनरली आस्क्ड इन केमिस्ट्री इन स्कूल्स कि वाई डू आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो उसका कारण यही है, देखो, कारण ना बिल्कुल डेप्थ में डिटेल में पता होना चाहिए। क्या कारण है? पहला कारण है कि तुम्हारे पास जो पानी की, जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। कितनी कम होती है? पानी की डेंसिटी 1000 के जी पर मीटर क्यूब होती है, और बर्फ की डेंसिटी होती है 900 के जी पर मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। तो बर्फ की डेंसिटी क्यों कम हुई? क्योंकि बर्फ के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना बर्फ का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर ना बहुत सारी इंटरस्टिशियल स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं। वो एम्प्टी स्पेसेस क्या करती हैं? अननेसेसरी वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं। मास तो उतना ही है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सिंस इट्स डेंसिटी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। मेल्ट तो चलो वो तो अलग रीजन हो गया ना, तो भी वैसे क्या होता है? सबमरीन, सबमरीन कुछ फ्लोट भी करते हैं, कुछ पानी के अंदर भी संभव होता है। खैर वो तो मैकेनिकल, वो तो मशीनरी होगी। सबमरीन्स आर डिजाइन्ड इन सच ए मैनर कि उन्होंने बिल्कुल पानी के अंदर ही चलना होता है। कुछ फ्लोट भी करते हैं और कुछ कंप्लीटली इमर्ज्ड होते हैं। अच्छा चलो, ये हो गया। अब हम चलते हैं, ये देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता लग गया डेंसिटी ऑफ वाटर से।
निकालो अपनी इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता लग गया तुमको एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 नहीं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 लिख लिया हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और क्वेश्चन नंबर 10 करो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि उसको ऑप्थरस उतनी मिलेगी ऑब्जेक्ट को ऑप्थरस उतनी मिलेगी जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगा। लिखो इसको क्वेश्चन नंबर 9 को लिखो और क्वेश्चन 10 का होगा Upthrust is proportional to the amount of the liquid displaced by the object. ये राजा है भी मेरी ज्यादा ऊपर रख पाएगा मेरे पास ज्यादा ऊपर अरे वो सब तो छोड़िए दूर आ जाए प्लीज मैंने कुछ काम कहा यार अगले वेडनेसडे अरे यार अगला क्यों चला गया मारूं आज यार आज देख लेना इसमें याद रखो छोड़ दिया था ना मुझे बजाना सोनाक्षी हर सेकंड में मैं मारूंगा इसका तभी छोड़ गया ये एनीवेयर डोर अभी एनीवेयर डोर है हमारे पास इससे 2 घंटे तक बात करनी घुमा जाते हैं ये देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सर मैं वॉशरूम Archimedes principle explains that whenever an object is Archimedes principle explains that whenever an object is immersed Archimedes principle explains that whenever an object is immersed in liquid whenever an object is immersed in liquid it experiences the buoyant force 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 which is proportional to the amount of which is proportional to the amount of the liquid which is proportional to the amount of the liquid displaced। अब क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करो आध्या। क्वेश्चन नंबर 10 डेंसिटी ऑफ आइस लिखो। डेंसिटी ऑफ आइस 10th आइस की डेंसिटी लिखो। आइस की डेंसिटी कितनी है 900 kg पर मीटर क्यूब। आगे A piece of ice is floating in water। पानी की डेंसिटी लिखो। डेंसिटी ऑफ वाटर
वो तो हमें पता ही है। वैसे कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, इट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। अगर इफ इट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर तो जो वेट होगा आइस का, दैट शुड बी इक्वल टू बाय एंड फोर्स। तभी तो वो डूब नहीं रहा। जितनी उसको बायंसी मिल रही है ऊपर की तरफ से, उतना ही उसका क्या है, वेट है। दैट इज इक्वल टू बाय एंड फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू बाय एंड फोर्स। अब वेट ऑफ आइस क्या होगा, mg होगा। मतलब क्या लिखेंगे, मास ऑफ आइस इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला बोलो, क्या बोला अभी मैंने। बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला बताओ बेटे, v वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी जी। मास क्या होता है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, और g तो g के साथ कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, ये है मेरे पास, ये वाटर की वॉल्यूम होगी। तो ये हो गया, ये लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस दी हुई है। कितनी दी हुई है, 900 kg पर मीटर क्यूब, है ना। शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अब देखो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसकी होगी बेटे, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, जितना इमर्स्ड है ऑब्जेक्ट, जितना पानी के अंदर उसको डाला है। लिखो, ये वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। देखो, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड आइस, वॉल्यूम इमर्स्ड लिख देते हैं इसको, वॉल्यूम इमर्स्ड, यहाँ पे भी वॉल्यूम इमर्स्ड। तो ये हो गया वॉल्यूम इमर्स्ड। अच्छा, अब आगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू 900 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम इमर्स्ड। ऑब्वियसली आइस जितनी इमर्स हुई है वही है ये, इंटू पानी की डेंसिटी कितनी है, मान दो। ये क्या एंजल क्या हो इधर है, बाहर निकालो क्लास से, और तुझे भी साथ में धनंजय। 2 दिन तुम्हारा ठीक रहता है, फिर तुम्हारा फिर वही सिस्टम है। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि जो तुम्हें डांट रहा है, जो तुम्हें मार रहा है, जो बात की पढ़ा रहा है वो ठीक है। जो तुम्हें कह रहा है ना कि कोई बात नहीं बेटे, शरारती करो, अच्छा है बेटे, कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ है, और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये तुम्हें अपने आप नहीं तुम्हें समझ आती ये बात, गुस्सा चिढ़ाते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होता है, इंटू 900 इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम जो आइस इमर्स होगी इंटू क्या होगा, 1000 होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, ये कितना आ गया, 900 अपॉन 1000। अब 900 अपॉन 1000 मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0.9 के अंदर। ये क्या, वॉल्यूम इमर्स्ड। अब मेरा जिससे क्वेश्चन है, खड़े हो एक मिनट, भार्गव नहीं, रुमिंदर आप खड़े हो। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स्ड क्यों ली, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स्ड इसलिए ली क्योंकि जो बायंड फोर्स है वो उतनी लगेगी जितना ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स किया है। बैठो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, आप खड़े हो कनिका। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बैठो, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, एंजल खड़े हो, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब देखो, बैठ जाओ। अब यहाँ से मेरे पास आता है जो वॉल्यूम इमर्स्ड है, अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है आइस का, ये कितना आता है,
0.9। अब एक बात बताओ, अगर 0.9 मतलब अगर इसकी परसेंटेज निकालने तो 90% हो गया। 0.9 इंटू 100 करोगे तो 90% होगा। कितना होगा? 90%। अगर 90% जो वॉल्यूम है वो इमर्स्ड है तो बाहर कितनी है? 10%। वॉल्यूम ऑफ द आइस विच इज आउटसाइड द वाटर इज 10%। दैट मीन्स 0.1 लिख लो आंसर इसका। कर लो नोट इसको, फिर से पहले नोट करो फिर बताता हूँ। वो मैं नोट करवाता हूँ ना, पहले देख लो, पहले लिख लो। लिखो लिखो सिंस वॉल्यूम इमर्स्ड इज, और अगर किसी ने टेस्ट मिस किया ना संडे को तो अगली बारी माँ बाप के साथ आना, अपने उनके साथ आना। अगर टेस्ट संडे को मिस हुआ तो अगली बारी पेरेंट्स के साथ आना। वॉल्यूम क्या लिखा मैंने? वॉल्यूम इमर्स्ड is 90%. Volume immersed is 90% of the total volume. That means volume outside. That means volume outside the water. Volume of ice outside the water is 10%. That means volume of ice outside the water is 10%. अब लिखो अगला एक कॉन्सेप्ट हमने करना है। लिखो प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, ध्यान से समझना ही है। प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। लेट अस सपोज ये हमने ना एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर एक यहाँ पे सपोज कर लिया, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे इसका प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2 और इसके अंदर ऐसे फ्लूइड है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कंटेनर रखा है इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे। ये जो कंटेनर है इसकी जो हाइट है इस लेवल पे ये H1 है, बना लो साथ साथ। ये H1 हाइट है और ये जो है ये H2 हाइट है। हाँ, प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स मतलब जो फ्लूइड है वो इस तरफ को फ्लो कर रहा है ऐसे। ये सिलेंडर जो है वो मूव कर रहा है ऐसे। सिलेंडर के अंदर पानी रखा हुआ है और सिलेंडर जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? लिक्विड है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ F1 माइनस, मान लो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी? F1। फर्स्ट फोर्स है F1, यहाँ पे फोर्स है F1 और यहाँ पे क्या फोर्स है? F2। ये मैंने मान लिया अभी। अच्छा, F1 माइनस F2, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ अभी लिखो मत, अभी समझो। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो ए हो गई। अच्छा, F1 फोर्स जो होती है वो प्रेशर इनटू एरिया होती है। प्रेशर मैंने बोला यहाँ पे P1 इनटू एरिया। एरिया तो ए है, माइनस प्रेशर सेकंड में P2 है और साथ में एरिया ए है, विच इज इक्वल टू व्हाट? M इनटू स्मॉल ए। यहाँ लिख लेता हूँ, जो ए है वो एक्सेलरेशन है कंटेनर की और जो कैपिटल ए है वो एरिया है। एरिया। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 इंटू एरिया इज इक्वल टू मास। क्या होता है मास? क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मैंने ए बोल दिया था, इसकी जो लेंथ है वो मैं एल बोल देता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने पहले ए बोल दिया था, इसकी जो लेंथ है वो क्या बोल दी, एल। तो एरिया इंटू लेंथ तो उसकी वॉल्यूम हो गई, इंटू क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी पानी की, वाटर की डेंसिटी जो भी लिक्विड पड़ा हुआ अंदर, इंटू साथ में क्या आ गया, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है बेटे, ध्रुव, स्मॉल ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो कैपिटल ए कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वॉट, रो इंटू एल इंटू ए, रो इंटू एल इंटू ए। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचो, सिलेंडर है, पानी से फिल्ड है या किसी भी लिक्विड से फिल्ड है, और ये इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तुम्हारे हिसाब से प्रेशर कहाँ पे बढ़ना चाहिए ज़्यादा, P1 पे या P2? P1 पे ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा है। इमेजिन करो ना, ये तुम्हारे पास कोई टम्बलर है, तुम आगे लेके अगर इसको मूव करवा रहे हो तो प्रेशर तो पीछे की तरफ पड़ेगा, इसीलिए मैंने P1 माइनस P2 किया। जो नेट प्रेशर की, हॉरिजॉन्टल प्रेशर की जो डिफरेंस की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आई, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू ए। रो क्या, डेंसिटी किसकी, वाटर की। अगर वाटर लिया अंदर, अगर मान लो कोई कोई फ्लूइड लिया होता तो उसकी भी डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और एल क्या है, एल लेंथ, लेंथ किसकी, जो कंटेनर है उसकी। और ए क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, तुम्हें ये तो पता लगता है, कि अगर चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है तो प्रेशर पीछे की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर पीछे की तरफ मूव कर रही है तो प्रेशर, इसको डिफाइन करने के लिए ना मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, जो प्रेशर की वैल्यू है ना, P इज इक्वल टू प्लस माइनस रो इंटू ए इंटू एक्स। प्लस माइनस रो इंटू ए इंटू एक्स क्यों लिखा मैंने, पता है क्यों, बिकॉज इफ एक्स इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन देन प्रेशर तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ना बेटे, क्योंकि अगर चीज़ आगे की तरफ जा रही है तो प्रेशर लेफ्ट साइड में नहीं लग रहा, तो माइनस का साइन आएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे चीज़ जा रही है तो प्रेशर, समझ आएगी, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, P इज इक्वल टू प्लस माइनस रो ए। देखो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे अगर मैं P1 माइनस P2, तुमने P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या करा, ये करा P1 माइनस P2 किसके इक्वल है ये, रो इंटू एल इंटू ए की। प्रेशर की वैल्यू बोलो, अगर मान लो कि हाइट h1 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है प्रेशर का, कितना होगा, फ्लूइड पड़ा हुआ है उसकी जो हाइट है वो h है, कितना होगा प्रेशर। अभी तुमने वर्टिकल कॉलम के लिए एच रो जी ये निकाला तुमने, तो ये मेरे पास हो जाएगा एच कितना, हाइट कितनी है उसकी, h1 है ना, तो ये हो जाएगा h1 इंटू रो इंटू जी माइनस h2 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू वॉट, रो इंटू एल इंटू ए। रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, ये रो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब h1 माइनस h2 कॉमन ले लिया हमने, और साथ में g कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू एल अपॉन एल इंटू h1 माइनस h2 अपॉन एल कर देते हैं हम। अब देखो डायग्राम में देखते हैं h1 माइनस h2 क्या है, ये h1 है माइनस h2 ये आ गया, h1 माइनस h2 बेटे यही बना, और l क्या है मेरे पास ये, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं हुआ भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं हुआ, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हम कह सकते हैं h1 माइनस h2 अपॉन एल इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी। करो इस एनालिसिस को ध्यान से नोट, h1 माइनस h2 अपॉन एल इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी।
क्लास के बाद 20 मिनट्स आपका बर्थडे आज जी बर्थडे आज हमने आपको पानी भी नहीं पीने दिया कोई बात H1 minus H2 upon L is equal to tan theta is equal to A upon G. तुम तो अभी मेरे को लगता है बहुत ही जूनियर क्लासेस में हो गए. हमारे टाइम पे ना युवराज सिंह के फादर का नाम है योगराज सिंह. वो भी क्रिकेटर था. योगराज सिंह भी है मेरे ख्याल से. योगराज सिंह है. तो क्या होता था ना उस वक्त ना बड़ा हुआ. ये मैं अपने स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ कि ना न्यूज़पेपर्स में आया कि योगराज सिंह और युवराज सिंह डीएवी के ग्राउंड में सुबह 5:30 बजे ट्रेनिंग करते हैं. तो क्योंकि सेलिब्रिटीज़ थे उस वक्त. योगराज वॉज द बिगर सेलिब्रिटी एज़ कम्पेयर टू युवराज सिंह. अभी वो स्टेट टीम्स में ही था. अभी नेशनल टीम्स में नहीं आया. अभी वो इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बना था. तो उसके ना प्रैक्टिस सेशन के लिए हमको लेके गए देखने के लिए. सिर्फ हमें अलाउ किया. वहाँ पे सिक्योरिटी होती है ऑब्वियसली. जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो सिक्योरिटी तो होती है. तो उसका वो सिक्योरिटी का मतलब हमें बाहर से हम सुनते थे योगराज सिंह वॉज द फादर ऑफ युवराज सिंह. और जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते थे सुबह 3-4 घंटे ट्रेनिंग करते थे. वो हालत ख़राब कर देता था अपने बेटे की. ऑब्वियसली युवराज सिंह तभी इतने स्टारडम में इतने स्टार्स. वो 3-4 घंटे पढ़ा. कहते हैं कि युवराज सिंह का जितना भी करियर था ना वो सब कुछ उसका जो फॉर्मूलेट है वो युवराज सिंह ने किया था. युवराज सिंह के पीछे युवराज सिंह बहुत बड़ा क्रिकेटर था पहले. लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा नहीं था. वो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही था. लेकिन फिर बाद में युवराज सिंह का तो तुम सबको भी पता ही होगा. वो जो क्रिकेटर है. तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इट नीड्स एफर्ट ऑफ एवरीबडी टू बी समथिंग. मैंने 9-10 तो मैं बाल निकेतन में ही था. 11-12 में मैं भवन विद्यालय में था. 9-10. अच्छा बस चलो चुप. अब बात खत्म. तुम वो ये पता लग गया H1 minus H2 नोट कर लिया अपॉन L is equal to A upon G. ठीक है. तो H1 minus H2 upon L is equal to tan theta which is equal to A upon G. इसको बोलते हैं हम जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली. वो वैल्यू क्या निकाली बोलो. वैल्यू कितनी निकाली हमने. H1 minus H2 upon L is equal to tan theta is equal to A upon G. अब तुम आओ अपनी ये जो शीट है इस पे तुम्हें पता लगेगा. देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो. प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स कर लिया बेटे है ना. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा इसकी वैल्यू क्या निकाली. tan थीटा इक्वल्स टू A अपॉन G. ये भी हमने सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 8 प्रेशर डिफरेंस इन रोटेटिंग फ्लूइड्स. इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तुमने. लिखो प्रेशर exerted in rotating fluid. Pressure exerted in rotating fluids. Pressure exerted in rotating fluids. अब इसमें क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास ये कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर और ये रोटेट कर रहा है. मतलब इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. जो ये रोटेट कर रहा है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा थी. ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है. और इसका जो रेडियस है वो कितना है स्मॉल आर है. तुमने प्रेशर का सीधा फॉर्मूला याद रखना है. प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2. लिखो फ्लूइड इज कंटेन्ड इन अ रोटेटिंग सिलेंडर. A fluid is contained in a rotating cylinder
A fluid is contained in a rotating cylinder which is rotating about its own which is rotating about its own which is rotating about its own central axis which is rotating about its own central axis. अब एक बात बताओ, पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है और तुम कंटेनर को रोटेट करवा रहे हो ओमेगा के साथ, तो तुम्हारे हिसाब से प्रेशर कहाँ पे बढ़ना चाहिए? उसकी वॉल्स पे बढ़ना चाहिए. वो जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी? रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2. आर जो है वो क्या है? उसका रेडियस है. और ओमेगा क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी. क्या लिखवाया था मैंने पॉइंट? देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 where omega is the angular velocity, and small r is the radius, of the cylinder from the axis of rotation. Small r is the distance from the axis of rotation. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना जरा. ये एंजल पढ़ेगी. क्वेश्चन 13 पढ़ो फटाफट. हाउ कैन यू लैमिनर के ऊपर लिखो. ये स्टेडी फ्लो ही होता है. स्टेडी फ्लो को ही लैमिनर बोलते हैं. स्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो, या फिर इसका तीसरा नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो. लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो. क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 करना है. लास्ट क्वेश्चन है ग्लास का, इसको अपने आप करो. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ध्यान से करोगे. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है. A metallic sphere floats in a immiscible mixture of water and mercury such that 4/5 volume in water and 1/5 volume in mercury. Find the density of water. बोलो, मेरे से पूछो. किस कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर. A metallic sphere floats in an immiscible mixture of water. बेटे वाटर की डेंसिटी हमको पता नहीं है. 10⁻³ होती है. मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ होती है. डेंसिटीज तो पता ही है तुमको. करो. एक मिनट है तुम्हारे पास. मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को लगाओ बस. उसमें क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू बायंड फोर्स. वही लगना है इसमें. बायंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वीरो जी. बायंड फोर्स होती है वीरो जी. उसको mg ले लेंगे. लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें वीरो जी लगाना पड़ेगा ना, दो डेंसिटीज हैं. 1/5 वॉल्यूम वाटर की, 1/5 मरकरी की. ठीक है, करके देखो. करो सॉल्व. कितना आता है आंसर? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो बताओ.
कोशिश करो बेटे अपने आप, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड तो नहीं करना है हमने, सॉल्व भी तो करना है, सोचो थोड़ा सा। ये डिस्ट्रीब्यूट करना जरा पीछे से। जेरिन हो गया? देखो मेटेलिक स्फीयर फ्लोट्स in an immiscible mixture of water and mercury such that 4/5 volume is in water। मैंने क्या करना है, देखो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वो कहता है वेट ऑफ सॉलिड क्या है, स्फीयर है, लिखो वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू बाय फोर्स, इज इक्वल टू बाय फोर्स। और बाय फोर्स दो वजह से लग रही है, एक तो पानी की वजह से लग रही है और एक मरकरी की वजह से लग रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वी और साथ में क्या आ जाएगा, डेंसिटी किसकी, वाटर की, इनटू जी। और क्या बोला उसने, 4/5 वॉल्यूम इज इन वाटर, मतलब इसका 4/5 है, प्लस 1/5 इसका बचा 1/5 वी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। वेट ऑफ द स्फीयर, वेट ऑफ द स्फीयर क्या होता है, मास mg होता है, mg की वैल्यू वी रो जी लगा दो, वेट की वैल्यू क्या होती है, mg होता है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू जी, m इंटू जी। और ये बंद करना जरा विंडो, कुंडी लगा, हाँ मास की जगह लगा दो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम पता है फर्स्ट स्टेप मैंने समझाया, मैं नहीं समझा सका, सेकंड स्टेप मैंने पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, थर्ड स्टेप मैं निकाल दूंगा बाहर, थर्ड स्टेप में कोई वार्निंग नहीं दूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा कि मेरा खेड़ा छोड़ो, जहाँ मर्जी जाओ, चुप करो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू जी, करो इसको सॉल्व, सॉल्व करो, क्या निकालना है बताओ क्वेश्चन में। स्फीयर की डेंसिटी निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, तो स्फीयर की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/5 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, पुट कर देना डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, प्लस 1/5 वी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की भी वैल्यू पुट करनी है इंटू जी, जो भी आएगा वी से, तो वी तो कैंसिल ही हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, वी तो कैंसिल हो जाएगा, तुमने रोज स्क्वायर निकाला, जी भी कैंसिल, हाँ जी भी कैंसिल हो जाएगा, करो सॉल्व, आंसर बताओ मेरे को। प्रॉपर शीट्स लेके आनी है, टेस्ट में 5 मिनट पहले आना है, विल नॉट अलाउ द लेट कमर्स। संडे को बता तो दिया, तुम्हारे ग्रुप पे भी आ जाएगा, संडे को 10:30,
संडे को 10:30 इट विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप इटसेल्फ। अच्छे से पेपर देना, सॉलिड्स का सिंपल है। बोलना जरा आंसर। 35.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, 3520 हो गया। 3520 kg/m³। 3520 kg/m³। हो गया 3520। अब बुकलेट निकालो अपनी। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 नहीं, 1 to 12। 1 to 11 हुए हैं। 12 का ना एक डीप वाटर रन थ्रू है, ये तुम्हें बाद में पता लगेगा अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट। अच्छा, अब बाकी ये 20 से लेकर 26 क्वेश्चन तक तो पहले हो गया था, है ना? तो बस एक लेक्चर और लगेगा, फिर उसके बाद जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड स्टैटिक्स के 2 लेक्चर लगेंगे। स्टैटिक्स और डायनामिक्स देखो। अच्छा देखो, हमारे पास अब मुझे प्रेशर की वैल्यू बताओ कि अगर हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट h है, तो बॉटम में कितना होता है प्रेशर? E = ρ * G * h। h क्या होता है? हाइट। E = क्या होता है? ρ * G। प्रेशर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है गॉज प्रेशर और एक होता है एब्सोल्यूट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1.01 into 10⁵ पास्कल। 1 bar is how many pascals? 10⁵ पास्कल। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस करने हैं। That is it।